वेलकम द चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम PGBP के लास्ट लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम बाकी के बचे हुए प्रोविजन आज कवर करेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे सेक्शन 43B से। 43B का बार बार जिक्र हुआ है हमारे लेक्चर्स में, जैसे कि सेक्शन 36(1) में भी इसका जिक्र हुआ है और भी बहुत जगह भी इसका यूज़ हुआ है। तो सेक्शन 43B क्या बोलता है? सेक्शन 43B बोलता है गवर्नमेंट ड्यू, बैंक ड्यू और एम्प्लॉयज़ ड्यूज़। ये जितनी भी ड्यूज़ हैं, मतलब जितने भी पेमेंट नहीं हुई हैं, उनको हमें पे करना है। कब तक? इसका एक डेट फिक्स्ड है। डेट क्या है उसका कि ITR जो होगा, जो हम ITR भरते हैं उससे पहले हमको जमा करना है, उससे पहले हमको जमा करना है। ये जितनी भी ड्यूज़ हैं, गवर्नमेंट ड्यूज़ जो भी हैं, गवर्नमेंट ड्यूज़ मतलब सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी जो भी है, GST जो है, सर्विस टैक्स, ये सब गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं। ये जितने भी ड्यूज़ हैं इनको हमें ITR की डेट से पहले, विद इन द डेट ऑफ ITR की डेट से अगर हम पे कर देते हैं सभी ड्यूज़ को, तो हमको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। तो ये हमको ये जो भी एक्सपेंसेस होगा हमारा वो अलाउड हो जाएगा। ये सेक्शन 43B में कहते हैं। ठीक है। सेक्शन 36(1) में भी इसी का यूज़ हुआ था और यहाँ पे भी इसका यूज़ हो रहा है। इसका हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सेक्शन 43B को क्या कहते हैं हम। तो पहले तो हम लोगों ने ये जान लिया कि हमें इसे कब पे करना है। तो हमें इसे पे करना है ITR की ड्यू डेट से पहले, ITR के ड्यू डेट से पहले। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ITR की ड्यू डेट से पहले हमको पे करना है सेक्शन 43B। नाउ अब हम आते हैं कि गवर्नमेंट ड्यूज़ क्या होता है। सेल टैक्स या वैट, एक्साइज, कस्टम, GST, सर्विस टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स या एनी सम पेबल टू associate टू द इंडियन रेलवे फॉर द यूज़ ऑफ द रेलवे असेट। ये भी जो सब चीज़ें हैं, इंडियन रेलवे फॉर द यूज़ ऑफ रेलवे असेट के लिए अगर हम कोई भी चीज़ पे करते हैं, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ड्यूज़ होता है। और गवर्नमेंट ड्यूज़ कब पे करना है हमें? विद इन द ITR के ड्यू डेट से पहले हमको इसे पे कर देना है, तभी जाके हमको अलाउड होगा। पहली बात ये है कि मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स के लिंक आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। ठीक है ना। दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं। हमारा गवर्नमेंट ड्यूज़ हो गया था, गवर्नमेंट ड्यूज़ ये होता है। अब हम आते हैं अपना एम्प्लॉयज़ ड्यूज़ को। एम्प्लॉयज़ को मैंने डबल ई ऐसे डिनोट किया है, YEES, एम्प्लॉयज़ ड्यूज़। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ ड्यूज़ है ये क्या होता है? अगर किसी ने एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में है, अप्रूव्ड सैफ में है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी में है, ग्रेचुटी फंड में है, अप्रूव्ड NPS में है और कमीशन एंड लीव इन कैशमेंट, अगर ये सब अप्रूव्ड है, साथ ही साथ अगर ये ड्यूज़ हैं, मतलब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुटी में, NPS में, कमीशन नहीं दिया, लीव इन कैशमेंट नहीं दिया उसने, एम्प्लॉयर ने, ये भी ड्यूज़ है। अगर एम्प्लॉयर ये सभी ड्यूज़ को ITR के ड्यू डेट से पहले दे देता है, कब? ITR के ड्यू डेट से पहले दे देता है, तो उसको सभी डिडक्शन को अलाउड कर दिया जाएगा, सभी एक्सपेंसेस को अलाउड कर दिया जाएगा। ये एम्प्लॉय ड्यूज़ कहलाता है। नाउ एक हमारा पॉइंट लास्ट बचता है, बैंक ड्यूज़। बैंक ड्यूज़ क्या होता है? जो बैंक के ड्यूज़ हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया, उसका इंटरेस्ट अभी तक जमा नहीं किया, और एडवांस टेकन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, और अ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और अ प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये जितने भी बैंक्स के ड्यूज़ हैं, अगर हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किए उनके ड्यूज़ को, तब तक हमको अलाउड नहीं मिलेगा डिडक्शन या जो भी एक्सपेंसेस किया हम लोगों ने। इंटरेस्ट, और अगर लोन पे अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट पे हमको रिकवरी नहीं होगी। ठीक है। तो अगर हमको ये सब चाहिए, जितने भी ये तीनों के पॉइंट हैं, ये तीनों का अगर हम लोगों को लेना है डिडक्शन, तो हमको ITR के ड्यू डेट से पहले ही हमको डिपॉजिट कर देना है उनके ड्यूज़ को। ITR के ड्यू डेट से पहले ही हमको सभी एक्सपेंसेस को पे कर देना है। ये सेक्शन 43B कहता है
जो मैंने आपको समझा दिया। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे कराऊंगा तो आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ सेक्शन 40 क्लॉज बी क्या बोलता है? पहला बोलता है इफ़ पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन पेड टू वर्किंग पार्टनर। अगर हम सैलरी, बोनस, कमीशन पे करते हैं वर्किंग पार्टनर को तो हमको अलाउड होगा इफ़ इट इज़ पेड एज पर पार्टनरशिप डीड एंड टू द एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट। अगर हम पे करते हैं उसके पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा, उसके पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा, अगर हम उस पे करते हैं तो हमको डिडक्शन होगा वो अलाउड होगा। जो एक्सपेंडिचर करेंगे, जो सैलरी देंगे, जो बोनस देंगे, जो कमीशन देंगे, वो हमको अलाउड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या मैक्सिमम लिमिट क्या है? ए पॉइंट में ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस। बुक प्रॉफिट का 3 लाख और इन केस ऑफ लॉस दोनों में से दूसरा 1.5 लाख और रेट ऑफ 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच इज़ अ मोर। 1.5 लाख और बुक प्रॉफिट का 90% जो हायर होगा वो लेंगे इसमें से और इसमें से। ठीक है, ए वाले में 3 लाख और बुक प्रॉफिट में से, जैसे मान लो बुक प्रॉफिट अगर हमारा 15 लाख है, ठीक है, तो 15 लाख में लोअर कौन सा हमारा 3 लाख है, तो 3 लाख यहाँ ले लेंगे, इसको हटा देंगे। फिर यहाँ बोला 1.5 लाख और बुक प्रॉफिट का 90%, तो बुक प्रॉफिट अगर हमारा 90% है, इसका 90% निकालो, बुक प्रॉफिट का 90% जो आएगा वो, उसमें से जो ज़्यादा होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस कंसेप्ट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अपने प्रैक्टिकल लेक्चर में, जब मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, नाउ ऑन द बैलेंस ऑफ बुक्स प्रॉफिट का जो बैलेंस अमाउंट होगा वो 60% ऑफ बुक प्रॉफिट वो लेंगे इसमें से। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं दूसरा लेक्चर भी रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी रिकॉर्ड करूँगा, आप वहाँ से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसे आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बोलता है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन टू वर्किंग और नॉन वर्किंग पार्टनर। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं, या लोन दिया है वर्किंग और नॉन वर्किंग पार्टनर को, अलाउड होगा इफ़ इट इज़ पेड एज ए पार्टनरशिप डीड एंड एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट 12%। तो मैक्सिमम लिमिट कितना है वो 12% होगी, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में अगर 5% भी लिखा होगा तो 5% लिखा जाएगा। अगर वो अपनी पार्टनरशिप डीड में परसेंटेज अगर वो एक्सीड करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 12% तक वो एक्सीड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है? इफ़ एनी इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, अगर कोई इंटरेस्ट हम पार्टनर को पेड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन शेल अबव लिमिट इज़ नॉट अप्लाई एंड फुल्ली अलाउड। जो ये ऊपर की लिमिट है ये अलाउड नहीं होगा और उनको फुल्ली अलाउड कर दिया जाएगा, अप्लाई नहीं होगा ये वाली ऊपर वाली लिमिट, और ये फुल्ली अलाउड हो जाएगा। ना सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? इफ़ एनी इंटरेस्ट पेड टू इंडिविजुअल, अगर हम किसी इंडिविजुअल को इंटरेस्ट पे करते हैं, हु इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टनर, वो पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव है ऑन फंड, अपने फंड, अबव लिमिट इज़ नॉट अप्लाई एंड फुल्ली अलाउड। ऊपर जो 12% वाली लिमिट थी या पार्टनरशिप डीड में जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगा और ये फुल्ली अलाउड होगा। अब यहाँ पे आता है कि बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था ना, यहाँ पे था ना ये बुक प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, उसके लिए देखो यहाँ पे कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट एंड टैक्सेबल पीजीबीपी ऑफ फर्म और एलएलपी के लिए जो भी टैक्सेबल पीजीबीपी होगा उसके लिए हम बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं। पहला जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा एज पर द P&L अकाउंट वो यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें ऐड और माइनस करेंगे क्या क्या,
एडजस्टमेंट अंडर द चैप्टर पीजीवीपी, जो भी एडजस्टमेंट होगा पीजीवीपी में वो हम यहाँ पे लेस और माइनस ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे अगर हम लोगों ने अपने पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट दिया है। पेड टू पार्टनर इफ़ आर ए डेबिटेड इन ए पिनल अकाउंट, अगर हम लोगों ने पार्टनर को पे किया है तो पिनल अकाउंट में डेबिट भी होगा। अगर हम लोगों ने सैलरी दिया या बोनस दिया या कमीशन दिया है या इंटरेस्ट भी दिया अपने पार्टनर को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं एज एक्सपेंसेस। पीजीबीपी बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी ये आ जाएगा हमारा। माइनस करेंगे इंटरेस्ट अलाउड एज पर सेक्शन 40B, जो हम 40B में बुक्स ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे निकालेंगे, ये जो कैलकुलेशन करेंगे ये वाला, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे हमें लिखना होगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे सैलरी, बोनस एंड कमीशन जो अलाउड है सेक्शन 40B में, वो यहाँ से माइनस होगा। फिर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी आ जाएगा। किसके लिए? ये फर्म के लिए है और एलएलपी के लिए है। ठीक है, इसके लिए ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। नोट्स जो मैंने बनाए थोड़ा हौच पौच लग रहे हैं बट कंसेप्ट एकदम क्लियर है, शॉर्ट में समझ में आपको आ जाएगा। डिवीज़न पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट है ये। ठीक है ना, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। क्या है सेक्शन 40BA? क्या बोलता है? अगर सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट पेड बाय एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर विल नॉट अलाउ डिडक्शन। अगर सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट एंड पेड और इंटरेस्ट पे करते हैं किसी एओपी और बीओआई को या उसे किसी मेंबर को तो हमको डिडक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 40BA में बोलता है अगर किसी को हम सैलरी, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट पे करते हैं किसी एओपी या बीओआई या उसके मेंबर को तो हमको डिडक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 40BA बोलता है। नाउ सेक्शन 41 क्लॉज 1 क्या बोलता है? सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? सॉरी, सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? क्लॉज बोल रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिए। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि प्रॉफिट चार्जेबल टू पीजीबीपी, प्रॉफिट चार्जेबल टू पीजीबीपी। अब यहाँ हमको सेक्शंस पढ़ने हैं। कौन कौन से प्रॉफिट चार्जेबल हैं अंडर पीजीबीपी में? सेक्शन 41 सब क्लॉज 1, इफ़ एनी असेसी अमाउंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस, अगर कोई असेसी अमाउंट रिसीव करता है, किसी भी तरह का अमाउंट रिसीव करता है, चाहे वो लॉस में हो, एक्सपेंसेस हो, ऑकर्ड हो, क्या हो? ऑकर्ड इन अ पास्ट, shall be taxable as a PGBP if assessee claim deduction for such losses or expenses। क्या कहता है ये सेक्शन? सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 ये बोलता है कोई भी ऐसा असेसी है उसको अमाउंट रिसीव होता है, उसको क्या होता है? अमाउंट रिसीव होता है। ठीक है, किस तरह का? चाहे वो किसी भी तरह का इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस हो या एक्सपेंसेस हो, जो खर्च किया गया है, ऑकर्ड हुआ हो पास्ट में, कब? पिछले से पिछले वर्षों में, और वो टैक्सेबल भी हुआ है, वो टैक्सेबल हुआ है एज अ पीजीबीपी इफ़ असेसी क्लेम डिडक्शन फॉर सच लॉसेस और एक्सपेंसेस, अगर उसने एक्सपेंसेस और लॉसेस का डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो वो टैक्सेबल माना जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने कोई भी एक लॉस हो गया हमारा, उसको हम लोगों ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट दिखा के, अब एक्सपेंसेस तो हमारे पास ये टैक्सेबल इनकम तो ही नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने उसका टैक्सेबल करवा लिया, उससे एक्सपेंसेस ले लिया है तो आपको अब उस पर टैक्स देना पड़ेगा। फिर आता है रेमिशन और सेसेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट लायबिलिटी आर शेल बी टैक्सेबल एज ए पीजीबीपी। अगर कोई रेमिशन हो, सेसेशन हो ऑफ आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी का तो वो टैक्सेबल एज ए पीजीबीपी माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 क्लियर हो गया। नाउ अब हम अपने आते हैं सेक्शन 41 सब क्लॉज 4 पे। क्या बोलता है? रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। ये बैड डेट्स की रिकवरी के बारे में यहाँ बताता है। ठीक है, थोड़ा हौच पौच है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, बट क्लियर पॉइंट में यहाँ पे समझाया गया है। अगर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स आप लोगों ने पढ़ा है सेक्शन 36 क्लॉज 1 में, अगर कोई बैड डेट्स हो जाता है
तो उसका हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया हम लोग। सेक्शन 36(1) की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन 36 क्लॉज 1 मेरे नोट्स में ही है, ये देखो, ये सेक्शन 36 क्लॉज 1, यही है सेक्शन 36 क्लॉज 1 आई वाले पॉइंट में। बैड डेट इज द अलाउड, क्या, नेम ऑफ डेटर, रिटर्न ऑफ बुक्स ऑफ रिटर्न में जो हम लिखते हैं वो नेम होना चाहिए डेटर्स का। सच अमाउंट ऑफ डेट हैज़ टैक्स अर्लियर एज पीजीबीपी ऑफ एसएससी, अर्लियर पीजीबीपी ऑफ एसएससी में से टैक्स करा होगा। ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। पॉइंट कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, अगर वो उस बैड डेट्स का रिकवरी हो गया है तो शेल बी टैक्सेबल एज अ पीजीबीपी। अगर उस बैड डेट्स की रिकवरी हो गई है जो सेक्शन 36 क्लॉज 1 में था, तो उसको हम टैक्सेबल एज पीजीबीपी मानेंगे। लेकिन जिस टाइम वो बैड डेट था उस टाइम हम उसे टैक्सेबल नहीं मानेंगे, लेकिन जिस टाइम वो रिकवरी हो गया है उस टाइम उसे हम पीजीबीपी टैक्स कर देंगे। इफ़ एसएससी हु रिकवर हैड क्लेम्ड बैड डेट इन अ पास्ट, अगर एसएससी ने पास्ट में उस बैड डेट्स का क्लेम कर लिया होगा, बैड डेट्स को पहले से क्लेम कर लिया होगा पास्ट में, तो इस साल जैसे कि 18-19 में, मान लो 18-19 में आपका बैड डेट्स हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, आपके बिजनेस में बैड डेट्स हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, आप लोगों ने यहाँ पे इसे क्लेम कर लिया, इसे क्लेम भी कर लिया होगा आपने। ठीक है, क्लेम कर लिया होगा 18-19 में। लेकिन अब क्या होता है, अचानक से वो आदमी आता है, आपको बोलता है भाई साहब आपका जो पैसा हम ले गए थे वो आप ले लो। तो यहाँ पे जो बैड डेट्स है वो रिकवरी हो गया, बैड डेट्स की रिकवरी हो गई। अब ये बैड डेट्स की रिकवरी भी हो गई है और आपने क्या किया है, यहाँ पे इसे क्लेम भी कर लिया। अब अगर आपने इसे क्लेम कर लिया है पिछले साल में, तो आपको इस साल में 19-20 में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछले साल 18-19 में इसका रिकवरी बैड डेट्स का क्लेम भी कर लिया था। समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे, क्योंकि और भी बहुत कुछ पढ़ना है हमको। तो ये साइड सेक्शन हमारा सेक्शन 41 सब क्लॉज 4। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, सेक्शन 43 CA के बारे में आते हैं। सेक्शन 43 CA के बारे में, इफ़ एसएससी सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग as a his stock in a trade for a consideration below SDV, and SDV is a more than 105% of actual sale value, then SDV shall be taken as a selling price and PGBP shall be computed as accordingly. Section 50C condition apply। अब ये सेक्शन बोल रहा है कैपिटल गेन के बारे में। ये जो सेक्शन 50C है वो कैपिटल गेन में है। जिन्होंने कैपिटल गेन के बारे में पढ़ रखा है उनको ये सेक्शन समझ में आएगा, वो सेक्शन इनको समझ में आएगा। सेक्शन 50C में SDV के मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे SDV का मतलब क्या है। पहले मैं आपको एक बार छोटा सा समझाता हूँ SDV का मतलब क्या है। चलिए इसे छोड़िए, सेक्शन 43C को मैं आपको कैपिटल गेन के सेक्शन में पढ़ाऊँगा SDV के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब समझाता है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, अगर एसएससी लैंड एंड बिल्डिंग बेचता है, अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग उसके पास एज अ स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड, मतलब उसका बिजनेस है लैंड एंड बिल्डिंग बेचने का, जैसे हमारे डीलर होते हैं, ब्रोकर होते हैं। अगर वो कंसिडरेशन बिलो जो एसडीवी है वो उसे कम में बेचता है, तो और एसडीवी अगर मोर देन 105% है ऑफ एक्चुअल सेल वैल्यू का, देन एसडीवी शेल बी टेकन एज अ सेलिंग प्राइस एंड पीजीबीपी शेल बी कंप्यूट अकॉर्डिंगली। सेक्शन 50C कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये वाली बात क्या है, 105% वाली बात क्या है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। मान लो ये लैंड है, ठीक है, इस लैंड की वैल्यू है 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख इसकी वैल्यू है। ये लैंड है, उसकी वैल्यू 10 लाख है। उसके बाद ये है इसमें एसडीवी इसका 12 लाख है,
एचडीवी इसका 12 लाख का है। ठीक है, अभी जो ब्रोकर है इसको 10 लाख में बेच देता है, 10 लाख में बेच देता है क्या, इस लैंड को। 10 लाख छोड़ो, इसको 12 लाख, 12 लाख बोल रहा हूँ, इसको 11.5 लाख में बेच देता है, 11.5 लाख में बेच देता है। अब प्रोविज़न आपको याद है, प्रोविज़न क्या बोलता है, अगर एसएससी लैंड एंड बिल्डिंग को बेचता है कंसिडरेशन बिलो एचडीवी, और जो उसका लैंड एंड बिल्डिंग है एज ए स्टॉक इन ट्रेड है, अगर वो बिलो एचडीवी बेचता है, वो भी एचडीवी अगर मोर देन 105% है एक्चुअल सेल का 105% अगर एचडीवी से बिलो बेचता है, तो हम एचडीवी को ही हम पीजीवीपी टैक्सेबल मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक एचडीवी 12,50,000 का है, ब्रोकर ने इसे 11,50,000 में बेचा है। अब अगर मैं इसका 11,50,000 का 105% निकालता हूँ, 11,50,000 का 105% निकालता हूँ, तो कितना आएगा मुझे बताओ। लैंड कितने का था, लैंड था हमारा 10 लाख का, मैंने से गलती से वो हट गया था, माफ़ कीजिए उसके लिए। और यहाँ पे एचडीवी बोल रहा है वो 12 लाख का था। ठीक है, और बेचा कितने में, सेल कितने में किया, 11,50,000 में। अब 11 लाख का हमको 105% निकालना है। ठीक है, तो 11,50,000 का 105% अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा 12,70,000, इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोविज़न आपको अगर याद है, मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूँ, 105% हमने निकाला है, 105% किसका, ओ शिट, 11,50,000 का 105% आता था, मैंने आपको बता दिया, वो आता है 12,75,000। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 12 लाख उसकी एचडीवी थी, 12 लाख एचडीवी थी, 12 लाख का 105% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 लाख का ये 105% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 लाख का 105% होता है 12,60,000। यहाँ देखो क्या बोलता है, देखो जो मोर देन बोल रहे हैं, एक्चुअल सेल कितना है, 11,50,000 का था, और 11,50,000 का मोर देन नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होता है तो एचडीवी हम लेंगे पीजीवीपी। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो छोड़ दे, जिसको समझ में आ गया है आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को मैं आपको कैपिटल गेन के साथ कराऊंगा, जिसको क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पीजीवीपी से ही, जब हम कैपिटल गेन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसे भी मैं छोड़ देता हूँ। अब हमारा आता है मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मिसलिनियस प्रोविज़न ऑफ पीजीवीपी। मिसलिनियस प्रोविज़न ऑफ पीजीवीपी ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 44AA, सेक्शन 44AA ये बोलता है, क्या है यहाँ पे, सेक्शन 44AA बोलता है नोटिफाइड प्रोफेशनल के लिए अगर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना से क्या होगा, इफ़ ग्रॉस एसेट एक्सीड 1.5 लाख, अगर ग्रॉस एसेट एक्सीड हो जाए 1.5 लाख ड्यूरिंग ऑल 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, अगर पिछले 3 सालों में ग्रॉस एसेट 1.5 लाख से एक्सीड हो जाए नोटिफाइड प्रोफेशनल अकाउंट्स में, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं अपने इंडिविजुअल्स और अदर्स पे। क्या बोलता है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, इफ़ एनी नेट अगर कोई ऐसा एसएसी है, इंडिविजुअल या एचयूएफ है, जिसका नेट प्रॉफिट एक्सीड हो जाता है 2.5 लाख रुपए से, जिसका नेट प्रॉफिट एक्सीड हो जाता है 2.5 लाख रुपए से, और टर्नओवर जो इसका है 2.5 लाख या और 25 लाख ड्यूरिंग ऑल 3 प्रीवियस ईयर में, क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग ऑल 3 प्रीवियस ईयर में अगर वो एक्सीड हो जाता है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। मतलब नेट प्रॉफिट एक्सीड होता है 2.5 लाख से, और टर्नओवर 25 लाख से अगर एक्सीड हो जाता है तो उसको ये बनाना है, 2.5 लाख हो या 25 लाख से,
दोनों में से कोई भी अगर नेट प्रॉफिट एक्सीड होता है पिछले 3 सालों में, उसको ये मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। अदर्स के लिए क्या है, अगर किसी का नेट प्रॉफिट एक्सीड होता है 1,20,000 से या 10 लाख से ड्यूरिंग ऑल 3 प्रीसीडिंग ईयर्स में, तो उसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। सेक्शन 44AB ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करने के लिए। नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए, इफ़ टर्नओवर एक्सीड 50 लाख, अगर उसका टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में 50 लाख से एक्सीड हो जाता है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। बिजनेस और अदर प्रोफेशनल्स के लिए क्या है, जो सेक्शन 44AD में कवर्ड है। अब सेक्शन 44AD क्या है, आगे वाला पॉइंट है हमारा सेक्शन 44AD, उसमें हम बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का जो कवर्ड है बिजनेस और प्रोफेशन में, अगर कोई व्यक्ति जो कवर्ड सेक्शन 44AD में, ठीक है, अगर उसका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है 200 लाख से, मतलब 2 करोड़ से एक्सीड हो जाता है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। अदर्स के लिए अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से अगर अबव हो जाता है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। 2 पॉइंट समझ में आया? क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे? कोई बिजनेसमैन या प्रोफेशनल अगर है, अगर वो कवर्ड सेक्शन 44AD में और उसकी टर्नओवर एक्सीड हो जाती है 2 करोड़ से, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है प्रीवियस ईयर में। अगर कोई अदर है जिसका टर्नओवर 100 लाख से अगर एक्सीड हो जाता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में, तो उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे नोटिफाइड प्रोफेशनल का मतलब क्या है? नोटिफाइड प्रोफेशनल का मतलब ये है कि जो व्यक्ति इंजीनियर हो, CS CMA हो, डॉक्टर हो, या फिर हमारा आर्कियोलॉजिकल वाला व्यक्ति हो, ऐसे जो भी नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वो सब यहाँ पे कवर्ड हैं। असेसी कवर्ड बाय प्रेजेंटिव टैक्सेशन। इफ़ असेसी wants to claim lower income than presumptive income, ठीक है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब आता है प्रेजेंटिव टैक्सेशन, सेक्शन 44AE, सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA। अभी हम लोगों ने यहाँ पे हमारा जिक्र हुआ था सेक्शन 44AD के बारे में, वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेक्शन 44AE क्या बोलता है? प्रेजेंटिव PGBP फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट। प्रेजेंटिव PGBP फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट क्या है यहाँ पे? प्रेजेंटिव PGBP गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। चलिए, एलिजिबल असेसी कौन कौन है इसके लिए, मतलब इस सेक्शन में कौन कौन से असेसी एलिजिबल हैं? पर्सन हु ऑन नॉट मोर देन 10 गुड्स व्हीकल, ऐसे असेसी जिनके पास 10 से ज़्यादा गुड्स व्हीकल ना हो, 10 से ज़्यादा गुड्स व्हीकल ना हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ठीक है। प्रेज्यूम्ड इनकम क्या क्या होगा? फॉर हैवी गुड्स व्हीकल और अदर गुड्स व्हीकल के लिए। हैवी गुड्स व्हीकल के लिए एक्सेस ऑफ 12,000 kg, मतलब अगर एक्सेस ऑफ 12,000 kg है, हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब यही है एक्सीड हो 12,000 गुड्स व्हीकल, तो 1000 पर टन ऑफ गुड्स व्हीकल, 1000 पर टन ऑफ गुड्स व्हीकल वेटेड और अनलेडन वेटेड, मतलब जिसपे गुड्स लोडेड भी हो और गुड्स लोडेड ना हो, तो पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग द व्हीकल विच इज व्हीकल इज ऑन्ड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर, ये बोलता है। यहाँ बोलते हैं 1000 रुपीज़ पर मंथ, 1000 रुपीज़ पर टन, ये रुपीज़ में है, माफ़ कीजिए मैंने लिखा नहीं है, ये रुपीज़ में है। ठीक है, 1000 रुपीज़ पर मंथ पर टन फॉर ग्रॉस व्हीकल जो वेटेड हो और अनवेटेड हो। और दूसरा बोलता है ये हैवी गुड्स व्हीकल के लिए था। अदर गुड्स व्हीकल के लिए क्या है? 7500 रुपये पर व्हीकल पर मंथ के लिए है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेक्शन के बारे में बताया गया है। कंप्यूट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इनकम, ऑनरशिप इज अ रिलेवेंट, एक्चुअल पुट टू इज नॉट रिलेवेंट। ऑनरशिप होना रिलेवेंट है, एक्चुअल पुट टू यूज रिलेवेंट नहीं है। नो डिडक्शन अंडर PGBP चैप्टर इज अलाउड, हाउएवर इफ assessee is a firm LLP, the salary and interest it is a paid partner shall be deducted
deducted for computing presumptive income subject to condition and limit specified under section 40B, जो हम लोगों ने अभी पिछले पढ़ा था पार्टनरशिप डीड वाला पॉइंट, ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग WDV shall be compute separately and deemed to have been allowed. Okay, from presumptive income unabsorbed depreciation shall not be allowed. अगर unabsorbed depreciation है तो वहाँ पे presumptive income allowed नहीं होगा। नाउ अब हम आते हैं सेक्शन 44 AD के ऊपर, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। सेक्शन 44 ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल्स के लिए। एलिजिबल एसएससी कौन कौन है? एसएससी हु इज अ रेजिडेंट engaged in a professional referred in section 44 AA and whose gross receipt not exceed 50 lakh during the previous year। ऐसे प्रोफेशनल जो सेक्शन 44 AA में आते हैं और जिनकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से एक्सीड नहीं करती है, वो प्रोफेशनल, ठीक है ना। प्रेज्यूम्ड इनकम अंडर PGBP 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट ऑन अकाउंट सच प्रोफेशन। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करवाना चाहते तो आप 50% सरकार को जमा करा दो और आपका काम हो जाएगा। प्रेज्यूम्ड इनकम निकलवा दो, जैसे ग्रॉस रिसीट है, ये ग्रॉस रिसीट का 50% निकाल दो और सरकार को, गवर्नमेंट को जमा करवा दो, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नो डिडक्शन अलाउड अंडर PGBP इन दिस सेक्शन। Depreciation and closing WDV shall be calculated separately। Depreciation and closing WDV हम separately calculate करेंगे। From presumed income unabsorbed depreciation shall not be covered, shall not be allowed। ये हर सेक्शन में बात बोलेगा, ये बात हर सेक्शन में बोली जाएगी। अब आता है सेक्शन 44 AD के बारे में। अब यहाँ सेक्शन 44 AD क्या है? प्रेजेंटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेस अदर देन 44 AE एजेंसी कमीशन बिजनेस, मतलब ब्रोकर वाली की बात यहाँ बोल रहा है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन है फॉर बिजनेस अदर देन, जो 44 AE था जो ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए था, एजेंसी के लिए जो है, और कमीशन बिजनेस के लिए जो है, वो उनके लिए ये नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस के लिए है। अब एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल HUF एंड पार्टनरशिप फर्म हु हैज रेसिडेंट and has not claimed deduction under section 10 AA और चैप्टर 6A पार्ट C वाला। ऐसे इंडिविजुअल और HUF और पार्टनरशिप फर्म जो रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ जिन्होंने डिडक्शन क्लेम नहीं किया सेक्शन 10 AA वाला और चैप्टर 6A पार्ट C का, वो ये चीज़ ये सेक्शन 44 AD में आ सकते हैं। 3 पॉइंट है, इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म। ऐसे व्यक्ति जो इंडिविजुअल भी हैं, HUF भी हैं, पार्टनरशिप फर्म भी हैं, साथ ही साथ रेसिडेंट भी हैं, और जिन्होंने डिडक्शन क्लेम ना किया हो अंडर सेक्शन 10 AA वाला और चैप्टर 6A पार्ट C का, वो एलिजिबल एसएससी आएंगे सेक्शन 44 AD में, ठीक है। अब आता है इंगेज एनी बिजनेस अदर देन सेक्शन 44 AE हु टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 2 लाख, मतलब 2 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 2 करोड़ रुपीज़। बट फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड एज ए एलिजिबल एसएससी। कौन कौन से बताया मैंने? ब्रोकर या कमीशन, एनी प्रोफेशन, एजेंसी बिजनेस, नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 44 AD में। नाउ प्रेज्यूम्ड इनकम अंडर सेक्शन अंडर PGBP 8% लेंगे प्रेज्यूम्ड इनकम टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीट का, टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीट का 8% लिया जाएगा। अगर सभी चीज़ें कैश में की गई हों तो 8% लेगा। प्रेज्यूम्ड इनकम अंडर PGBP 6% लिया जाएगा इंस्टेड ऑफ 8% ऑफ टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीट का। विच इनकम रिसीव अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक, ECS ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड बिफोर ड्यू डेट ऑफ ITR। क्या बोलता है यहाँ पे? अगर कोई भी ऐसी इनकम रिसीव्ड हो जो बैंक में से हो, चेक हो, ECS के थ्रू हो, जो हमको रिसीव्ड हो रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में और
ITR के ड्यू डेट से पहले रिसीव हुई हो तो हम 6% ऑफ प्रेजेंट इनकम मानेंगे, जो 6% इनका टैक्स लगेगा। नो डिडक्शन अलाउड अंडर PGBP, depreciation and closing WDV calculated separately from presumed income and unabsorbed depreciation shall not be allowed। Now लॉक इन पीरियड कितना होता है? लॉक इन पीरियड होता है इनका, लॉक इन पीरियड वेर एलिजिबल एसएससी डीलर इनकम बिलो प्रेजेंटिव इनकम, चाहे ये हो एनी ईयर ही शैल कीप मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44A और टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44A(B) के अंदर। ठीक है ना। हमारा जो PGBP का लेक्चर है वो फिनिश होता है बस एक सेक्शन को छोड़ के। वो सेक्शन हमारा है, वो सेक्शन है हमारा ये सेक्शन 43(1) को। ये सेक्शन को छोड़ के बाकी पूरा PGBP एकदम ख़त्म हो जाता है। हम लोगों ने PGBP पूरा कवर कर लिया है। तो अब हम इसके बाद अब हम करेंगे सैलरी। स्टार्टिंग से करेंगे, अब हम सैलरी पढ़ेंगे जिससे कि हमारा पूरा सैलरी जो हेड्स है वो कंप्लीट हो जाए। देन उसके बाद मैं आपको क्लबिंग प्रोविज़न समझाना है जो कि इम्पॉर्टेंट है MCQ के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।